स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड वीक का सेकेंड टॉपिक है हमारा 5 P's ऑफ ओपीएम। डिफरेंट बुक्स में आपको ओपीएम के या ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट के डिफरेंट पीस मिलेंगे। तो ये नो नेसेसरी नहीं है। जिस तरह मार्केटिंग में अगर आप फिलिप कॉटलर की बुक चेक करें तो वो आपको 4 पीस मिलेंगे। आप कोई भी और बुक चेक कर सकते हैं जिसमें कभी कभार आपको 5 पीस, कभी कभार 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिलेंगे। इसी तरह ओपीएम के भी 5 पीस हैं, डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अगर आप मार्केटिंग के 4 पीस देखें तो उसमें भी प्रायोरिटी हासिल है। सबसे पहले प्रोडक्ट ही आता है। प्रोडक्ट क्यों आता है, इसको प्रायोरिटी क्यों दी जाती है और पीस के ऊपर या और एलिमेंट्स या फैक्टर्स के ऊपर? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मार्केटिंग डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग की? सबसे सिंपल जो डेफिनेशन पढ़ी है मैंने वो है हैविंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। आपका अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप तब होगा जब आप कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ देंगे। प्रोडक्ट जो बनाएंगे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी, उसकी नीड्स या वांट सेटिस्फाई होंगी, तभी वो आपको अच्छी प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो आपका लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। तो इसमें दोनों पॉइंट्स आगे डेफिनेशन में, प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप आप इसमें दोनों पॉइंट्स आगे। एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप आ गया कि रिलेशनशिप जो है आपका प्रॉफिटेबल होगा, वो अच्छी प्राइस में आपकी चीज़ खरीदेगा। और दूसरा है जो है वो रिलेशनशिप, वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा और लॉन्ग रन के लिए आपसे चीज़ें परचेज करेगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है मेनली आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तभी वो आपको आपके साथ अच्छा रिलेशन बना सकेगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। आमतौर पे तो हम प्रोडक्ट जब भी बात करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको फिजिकली नजर आए, हम आम तौर पे उसको प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की अम्ब्रेला के नीचे काफी सारी चीजें आती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं और वन बाय वन वो पॉइंट्स डिस्कस भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज एनी गुड। गुड मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंपल जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो नजर आते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। सर्विस, सर्विस भी आपका प्रोडक्ट है जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इसमें रॉ मटेरियल वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका ह्यूमन रिसोर्स ही इन्वॉल्व होता है। वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आपके लिए रेवेन्यूज जनरेट करता है। और आइडिया, आइडिया भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा इस तरह कोई गेम, कोई शो हो या कोई रियलिटी शो हो। अमेरिका में इस तरह के शोज होते हैं जिसमें वो लोग आते हैं जिनके पास कोई नए आइडियाज होते हैं। वो अपने आइडियाज, जो अमेरिका में बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनको अपना आइडिया पेश करते हैं। अगर उनको आइडिया पसंद आ जाए तो वो उनका आइडिया परचेज कर लेते हैं और उनको या तो लमसम अमाउंट में पैसे दे दिए जाते हैं, या जब भी वो आइडिया इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी रॉयल्टी फिक्स कर दी जाती है। जिसने ये आइडिया पेश किया है उसको पूरे लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या पूरी लाइफ ऑफ द प्लान या पूरी लाइफ ऑफ द आइडिया, जब तक वो आइडिया काम करता है उसको रॉयल्टी मिलती रहती है मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। जितनी सेल्स होती हैं उस सेल्स में से कुछ परसेंटेज इसको सारी जिंदगी मिलता रहता है जब तक वो आइडिया चल रहा है। तो आइडिया भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई ए वांट और नीड। आपका सबसे मेन मकसद क्या है? कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना, और वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट में डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला है जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, कितना रिलायबल है, आप उसके ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करूं या पाकिस्तानी अवाम की मेंटेलिटी की बात करूं तो यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टोयोटा की कार को। वो समझते हैं कि टोयोटा की कार जो है वो रफ एंड टफ है, वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी सुजुकी या होंडा के कंपैरिजन में। तो इन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस
हो गया होगा शायद, जिनसे उनको काफ़ी पता लग गया है कि टोयोटा की कार ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल, रिलायबल होना चाहिए, उसके ऊपर कस्टमर्स डिपेंड कर सकें। नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी मेंटेन करनी है, लेकिन याद रखें क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करेंगे, आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कस्टमर्स की नीड तो सेटिस्फाई होगी, बट ही विल हैव टू पे यू अ लॉट। क्वांटिटी भी आपने सेटिस्फाई करनी होती है कस्टमर्स की। मैं मिसाल देता हूँ आपको पेशावर की चीज़ बर्गर और मैकडोनल्ड्स की। दोनों में आप जाएं, किसी भी फास्ट फूड में जाएं, अगर एक बंदा जा रहा है सॉरी, अगर एक बंदा जा रहा है तो 350 रुपीज़ में मतलब वो अच्छा खासा खाना खा सकता है, कोई भी बर्गर खा सकता है, फ्राइज खा सकता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक ले सकता है 350 की रेंज में, दोनों में। मैकडोनल्ड्स जाते हैं या चीज़ बर्गर जाते हैं। तो ये तो क्वालिटी हो गई, दोनों पे आपको मीन्स लोग जाते हैं, पसंद करते हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज है तो लोगों की। क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन डिफरेंस जो है वो, अगर आप जाएं चीज़ बर्गर तो कभी कभार आपको वहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलती, जबकि मैकडोनल्ड्स में इतना रश नहीं होता। अब फर्क कहाँ पे आता है? क्वालिटी तो दोनों की मेंटेन है, प्राइसेस भी तकरीबन तकरीबन सेम है, ऊपर 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिफरेंस जो है वो क्वांटिटी में आ जाता है। चीफ वाल बर्गर वालों की जो क्वांटिटी है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होती है, इसलिए कस्टमर वहाँ पे जाता है, क्योंकि जब वो पैसा देता है तो उस पैसे के अगेंस्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी की भी और क्वांटिटी की भी। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो कस्टमर एक सेटिस्फेक्शन फील करता है और एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। दूसरा थर्ड वन है जी परफॉर्मेंस। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। जिस तरह के गाड़ियों की फैक्ट्रियां हैं, वो जब कार न्यूली कार मैन्युफैक्चर्ड होती है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसको उसकी जो फुल स्पीड होती है, जो मैक्सिमम स्पीड है, उस पर भगाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही। इसी तरह उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है बिफोर ऑफरिंग इट टू द मार्केट। फोर्थ वन इज द फेयर प्राइस। फेयर प्राइस होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। कस्टमर जितना पैसा देता है उस पैसे के मुताबिक उसकी एक्सपेक्टेशन होती है प्रोडक्ट से। मिसाल लेते हैं जूतों की, शूज़। अगर आप 1500 का शूज़ या जूता खरीद रहे हैं तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये साल चल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 हज़ार का जूता खरीदते हैं तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, यार 2 साल 3 साल तो चलना चाहिए ना, इतना महंगा जूता लिए। तो हर एक प्रोडक्ट के साथ कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस लिंक होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस डिपेंड करती हैं कि वो कितना पैसा दे रहा है प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ज़्यादा पैसा दे रहा है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, कम पैसा दे रहा है तो कम एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है तो फिर आप ज़्यादा तो चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स फेयर। चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं, ये फेयर होगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन ये फिर फेयर प्राइस नहीं होगी। फेयर प्राइस ये होगी कि आप अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उसकी प्राइस चार्ज करें ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सकें। नेक्स्ट इज डिलीवरी स्केड्यूल। प्रोडक्ट डिलीवरी का एक कंप्लीट आपका स्केड्यूल होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा, कितने टाइम में डिलीवर होगा। आजकल आपको पता है लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन अभी तो नहीं, खैर 4 महीने तकरीबन हो गए हैं, 3 महीने ये लॉकडाउन चल रहा है। 5 दिन तो दुकानें खुल गई, लेकिन 2 दिन मार्केटें कम्प्लीटली बंद रहती हैं, सैटरडे संडे को। अगर ओवरऑल देखें तो हम देख सकते हैं कि ठीक है मार्केट चल रही है, लेकिन जो ऑफिस में जॉब करते हैं, कॉलेज जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, उनकी छुट्टी तो सैटरडे संडे को होती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कस्टमर्स का, वो मार्केट में वैसे परचेजिंग या शॉपिंग नहीं कर सकता जैसे पहले कर सकता था। तो ये बिजनेसेस को एक किस्म का लॉस हो रहा है कि एक बहुत बड़े टारगेट को वो मिस कर रहे हैं। इनसे फायदा कौन उठा रहा है? ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो आजकल इतना बूम कर रहे हैं कि ज़्यादा बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहा है, क्योंकि लोग, आपको पता है पेंडेमिक आया हुआ है, लोग बाहर, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, तो वो ऑनलाइन ही चीज़ें मंगा लेते हैं। तो ऑनलाइन, इसके लिए आपके पास पूरा स्केड्यूल होना चाहिए डिलीवरी का, प्रोडक्ट कब कैसे
भेजी जाएगी और कितने टाइम में कस्टमर को रिसीव होगी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस। While discussing the process, some factors that need to be kept in mind are। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? आप ऑर्गेनाइजेशन की तमाम जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट किस तरह से डिलीवर की ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम द वर्क इन प्रोसेस या फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड, ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले लाजमी बात है, आप सेफ्टी पे ध्यान देंगे। आप जो चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे जो धुआं, उससे जो गैसेस या उससे जो और कोई चीज़ रह जाती है या निकलती है, वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ख़तरनाक तो नहीं है, या इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक तो नहीं है। अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपका लेबर है, उनको कंप्लीट सेफ्टी दी जाए, उनको कंप्लीट ड्रेस, यूनिफॉर्म, जूते, हेलमेट, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है ड्यूरिंग द वर्क, उनको वो तमाम दिया जाए। ये सेफ्टी पे फोकस बहुत होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अवेलेबल कैपेसिटी। आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है प्रोडक्शन की। जिस तरह आप देखें तो पेप्सी या कोक वाले देख लें, ये एक प्रोडक्ट बना सकते थे, पेप्सी एंड कोक जो इनका मेन प्रोडक्ट है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई मेरे पास तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हर साल ये कैपेसिटी ज़ाया हो जाती है, तो वाई नॉट टू प्रिपेयर समथिंग या मैन्युफैक्चर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कोक एंड पेप्सी, ताकि हम इस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकें। तो वो क्या करते हैं, साथ में सेवन अप बनाना शुरू कर दिया, साथ में मरिंडा बनाना शुरू कर दिया, साथ में ड्यू बनाना शुरू कर दिया, ताकि उनकी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। तो अवेलेबल कैपेसिटी का अगर आपको पता होगा, आप उसके मुताबिक प्रोडक्शन करेंगे तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबल स्किल्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास जो लेबर काम कर रहा है, उनका कैलिबर क्या है, उनकी स्किल्स कौन सी हैं, कौन से काम में वो ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से काम में वो नहीं अच्छे। आपको अगर ये पता होगा तो आप जब प्रोजेक्ट लेंगे तो प्रोजेक्ट लेने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। वाई? बिकॉज यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव। स्किल्स अगर आपके पास ऐसी हैं जो कि वो प्रोजेक्ट अगर आप ले भी लें तो कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आपको स्किल्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास स्किल्स कौन सी। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको अपनी पर यूनिट कॉस्ट का पता होना चाहिए, आपको अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता होना चाहिए, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पता होना चाहिए। हर एक स्टेप पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि इसी के मुताबिक फिर आप प्राइस डिटरमिन करते हैं और मार्केट में फिर कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी कॉस्ट का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए। मेंटेनेंस, प्रोसेस में आपकी देखें मशीनरी वगैरह यूज़ होती हैं, प्लांट तो खैर आगे भी आ रहा है, इसमें एक पीस प्लांट भी है, लेकिन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो फैक्ट्री है उसमें जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि स्मूथली काम किया जा सके और आपके काम में कोई रुकावटें ना हो। थर्ड पीस द प्लांट, आ गया जी प्लांट। अच्छा जी, प्लांट जो है ये किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स में आता है। ये नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट एसेट्स में आता है। Plant, one of the most important assets of a production firm is a manufacturing plant। जो प्लांट आप जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हो सकता है। An operational plant allows continuous production without blockage। जब आपकी सही तरीके से मेंटेनेंस होगी, ख्याल रखा जाएगा आपके प्लांट का, तो आपका प्लांट जो है वो आपके ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली चलाने में हेल्प करेगा और कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। ब्लॉकेज मींस इंटरप्शन नहीं होगी आपकी प्रोडक्शन में। आपका प्लांट जो है वो चल रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, महीने में एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन खराब रहता है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जिस तरह ये आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई ले लें जिसमें बहुत हेवी मशीनरी यूज होती है, जिस तरह के मार्बल की फैक्ट्री ले लें, मार्बल की फैक्ट्री में जो प्लांट यूज होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ह्यूज प्लांट होता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर काटना, और अगर आपने शायद देखा होगा कहीं
तो वो बड़ा ह्यूज प्लांट होता है। इसमें अगर कोई भी छोटी सी खराबी आ जाए तो 2 से 3 दिन उस पर लग सकते हैं ठीक करने पे। और अगर आपकी 2 से 3 दिन आपका प्लांट बंद रहेगा तो इट मीन्स कि आपके तमाम प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं, आपकी जो तमाम फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है, आपकी जितनी डिलीवरीज करनी है वो 2 से 3 दिन लेट हो सकती हैं, और आपका कस्टमर मीन वो ट्रस्ट फिर बाकी नहीं रहता। तो इसलिए प्लांट की रेगुलर मेंटेनेंस करना, उसका ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी से आपका कारोबार स्मूथ चलेगा, अदरवाइज इसमें फिर ब्लॉकेजेस बहुत आ जाती हैं। ए प्लांट मस्ट बी इफेक्टिव सो एज टू अचीव द प्रोडक्ट। अच्छा, प्लांट इतने इफेक्टिव हो कि वो आपके प्रोडक्ट की नीड्स को पूरा करे, मीन्स अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए जिस तरह आप चाहते हैं। आपकी मार्केट नीड्स को पूरे करे, मीन्स जितनी मार्केट में डिमांड है उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन कर सके। एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी नीड क्या होती है, टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, वो उसको भी सेटिस्फाई कर सके या उस गोल को भी अचीव कर सके। तो प्लांट जो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होता है जो कि आपकी प्रोडक्शन को स्मूथली चलाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द पीपल। फॉर मी, मैं बाकियों का नहीं कह सकता, बट फॉर मी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका एचआर आपके साथ खुश है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ आपके लेवल की compete नहीं कर पाएगी। लेकिन आपके पास अगर पैसा भी बहुत ज़्यादा है, एसेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपका एचआर आपसे खुश नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू compete विद एनी वन। तो ये मेरे ख्याल से जो पीपल है, जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं या एसेट होते हैं आपका। इनका जितना ख्याल रखेंगे, जितने इंसेंटिव, जितनी सैलरी, जितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप इनको देंगे, बदले में ये उतना ही ख्याल रखते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन का। द प्रोडक्शन इज हाईली अफेक्टेड बाय द पीपल या मैन पावर एंड देयर हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्किंग आपके पीपल होंगे, आपका एचआर होगा, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जल्दी अचीव हो सकेंगे, उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट होगी। इवन इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट स्किल सेट एंड एटीट्यूड टूवर्ड वर्क। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये प्रोडक्ट्स तो नहीं होते, ये पीपल जो हैं ये प्रोडक्ट्स तो नहीं होते जो कि सेम होंगे। जिस तरह मैग्नेट ले लें, अगर वो यहाँ पे भी आयरन के साथ या लोहे के साथ चिपक जाता है तो पूरी दुनिया में चिपकता है, तो दे बिहेव इन सेम वे। बट द ह्यूमन रिसोर्सेज आर बिहेविंग इन डिफरेंट वेज। हर एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे से। हर एक बंदा डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंट एजुकेशन लेवल से आता है, डिफरेंट मेंटेलिटी से आता है, तो हर एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो hence to achieve optimum results it is mandatory to match an individual with a perfect job he is capable of doing। वही बात आ जाती है एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप अपने पीपल, अपने ह्यूमन रिसोर्स में ये देखें कि भाई ये कौन सी जगह पे फिट बैठेगा, उसके मुताबिक फिर उसको टास्क दिया करें। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कीप इन माइंड। अच्छे, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं जो कि पीपल से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज द वेजेस एंड सैलरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कहते हैं द मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। आप पैसे के लिए काम करते हैं, जिस चीज में पैसा नहीं होता आप वो काम कर तो लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वो मोटिवेशन नहीं होती। तो कहते हैं द मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती। किसी की तनख्वाह बढ़ा दें, 6 महीने बाद फिर कहेंगे यार एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, तनख्वाह और बढ़ाओ। तो ये वेजेस एंड सैलरीज जो हैं ये आपकी कंपेटिटिव होनी चाहिए। एक तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, तो मिनिमम वेज रेट जो चल रहा है किसी भी मुल्क में, मिनिमम वेज रेट कम से कम होना चाहिए लेबर का। अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो स्किल्स के मुताबिक फिर आप उसको थोड़े से ज़्यादा पैसे दें, इट विल मोटिवेट हिम मोर। तो सैलरीज, वेजेस, इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स, ये तमाम चीज़ें फिर इसमें एडअप की जाती हैं। लेकिन आपकी सैलरी जो है ये कंपेटिटिव होनी चाहिए इन विद द मार्केट। आपके कंपेटिटर जितनी तनख्वाहें दे रही हैं आप उतनी दें या उससे ज़्यादा दें, अदरवाइज आपकी जो टर्नओवर है लेबर की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि लोग आपके पास आएंगे और बहुत जल्दी छोड़ के चली भी जाएंगे। लेकिन अगर आप कंपेटिटिव सैलरीज दे रहे हैं, मार्केट में उतनी सैलरी कोई नहीं देता,
तो आपके पास एम्प्लॉयज़ आएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। जिस तरह गूगल को देख लें, गूगल में लोग आते हैं लेकिन छोड़ के कोई नहीं जाता। वो बहुत अच्छी सैलरीज देते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बहुत अच्छे इंसेंटिव्स भी देते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे खुश रहते हैं, उनको अपनी जो मेहनत है उसके मुताबिक सैलरी मिलती है। यूनियंस, जहाँ पे पीपल होगी, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, वहाँ पे यूनियंस होती है। यूनियन बन जाती है, फिर यूनियन का एक लीडर होता है जो कि मैनेजमेंट के साथ बात करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब सारे लोग तो नहीं आ सकते मैनेजर के ऑफिस में, 100 200 300 500, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 1000 लोग काम कर रहे होते हैं, तो सारे तो नहीं आ सकते कि भाई मीटिंग करनी है 1000 लोगों के बीच में। तो इसलिए वो यूनियन बना के 2 3 4 बंदे या एक बंदा यूनियन लीडर बन जाता है, कोई उसके साथ जनरल सेक्रेटरी वगैरह अजीब सी पोस्ट होती है, मुझे नहीं पता उनका। लेकिन वो आते हैं फिर मैनेजमेंट के पास, और वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जो कि लोगों की होती हैं, और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं तमाम लेबर की। तो यूनियन के भी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंसेंटिव्स, आपने अपने लोगों को एजुकेट भी करना है और उनको ट्रेन भी करना है, ताकि वो आपका काम ज़्यादा एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली कर सकें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जिनका काम ही सिर्फ एजुकेट करना और ट्रेनिंग देना होता है। जब नया बंदा आता है तो उसको डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है जहाँ पे उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एजुकेट किए जाते हैं, हम कैसे काम करते हैं, बिहेवियर कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं है, उसको तमाम कल्चर का बताया जाता है, एजुकेट करते हैं, और इसके अलावा उनको ट्रेनिंग इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ाई करने के भी इंसेंटिव देती हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके अखराजात भी वो कंट्रोल करती हैं, सारे बर्दाश्त करती हैं, लेकिन इसके अलावा वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगी कि ये ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने के बाद या एक्स्ट्रा डिग्री लेने के बाद आपने हमारे साथ इतने इतने साल जॉब करनी होगी। तो ये पॉइंट्स भी होते हैं, तो ये भी रिलेवेंट टू एचआर है। इस पीपल में लास्ट पॉइंट है जी हमारा वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करें जिसमें लोग इजीली काम कर सकें। अब मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गर्मी है, एसी नहीं है, पंखे नहीं है, बहुत तंग है, बहुत क्राउडली ये एरिया है, ऑफिस छोटे हैं जिसमें लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में काम नहीं हो सकता। आप अपने ऑफिस को ऐसे मैनेज करें कि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे से थोड़ा हो, एक ही जगह पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लाजमी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसका अपना जो गोल है, जो इंडिविजुअल गोल है, उसको अचीव करने में उसमें आसानी हो। क्राउडली ना हो बहुत ज़्यादा, बैठने की जगह हो, गर्मी में एसी या फैंस लगे हों, मीन्स जो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की, जो एचआर की आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा फीजिबल तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। फिफ्थ भी जो है दैट्स द प्रोग्राम्स। Program in a manufacturing unit, there should be a proper time schedule. Program means time frame, time schedule, हर एक चीज़ अपने टाइम पे, अपने सेटिंग के मुताबिक होनी चाहिए, प्रोसेस उसका ठीक होना चाहिए, एक काम, एक पॉलिसी, प्रोसीजर या रूल या रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कोई भी प्रोग्राम्स हैं उसको कंप्लीट कैसे किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आपके प्रोग्राम्स में होती हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या होता है। In a manufacturing unit, there should be a proper time schedule for the implementation and completion of various programs. आपको different projects मिलते हैं, तो उसकी implementation कैसे करनी है policies की, और उन projects को कैसे complete करना है, तो इन सब के लिए पहले से programs होने चाहिए। To accomplish different situations, different programs are organized. मुख्तलिफ situations, मुख्तलिफ scenarios में आपने programs पे different बनाने होते हैं, तो टाइम स्केजुअल होने चाहिए। अच्छा, अभी कुछ ऑफिस ऐसे हैं जिसमें मैंने विजिट किया, जैसे जेब सोल्यूशन हो गया इस्लामाबाद में, उनका सारा काम अमेरिका के साथ है, और अमेरिका के और पाकिस्तान की टाइमिंग में बहुत फ़र्क है। तो उनकी ऑफिस टाइमिंग शुरू होती है दोपहर 3 बजे से, और रात को 12 बजे तक वो ऑफिस टाइमिंग है उनकी। तो अगर आप कंपेयर करें इस जेब सोल्यूशन को और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सुबह 8 बजे स्टार्ट होकर 2 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनका टाइमिंग ही स्टार्ट होती है 3 बजे टू टिल 12 बजे रात को। तो इन्होंने प्रोग्राम सेट किया हुआ है, या प्रोग्राम किया हुआ है, या एक स्केजुअल बनाया हुआ है कि हम उनके साथ किस तरह से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए टाइमिंग ये रखी है
ताकि जब यहाँ पे लोग जाग रहे हो तो वहाँ पे भी दिन हो, वहाँ पे भी लोग जाग रहे होते हैं। तो और अच्छा, उनको फिर अमेरिका से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं और सारा प्रोग्राम सेट किया जाता है, टाइम स्केड्यूल सेट किया जाता है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले है जी स्टोरेज का पॉइंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो ऑपरेशन एंड प्रोडक्शंस के मुताबिक ही हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, अगर आपके पास वर्क इन प्रोसेस है, अगर आपके पास फिनिश गुड्स है, कोई भी आपके पास इन्वेंट्री है, तो उसकी स्टोरेज का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए आपके पास। मुकम्मल इंतज़ाम होगा। देखें, फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा एरिया चाहिए। रॉ मटेरियल थोड़ी सी जगह में भी स्टोर हो जाता है, ज़्यादा रख लें नो प्रॉब्लम, लेकिन फिनिश गुड्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मार्केट में ऑफर करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। अब आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स तो रख सकते हैं लेकिन हर एक प्रोडक्ट नहीं रखी जा सकती, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस ज़रूरी होता है ताकि आप उसकी सही तरीके से स्टोरेज कर सकें। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं। मैं आज बात मैंने 2-3 दफ़ा की इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम आए, तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इसको एक और नज़रिए से देखते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लेता हूं तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो लाजमी बात है, मैं एक नया गोदाम या एक नया वेयर हाउस लूंगा रेंट पे जहाँ पे मैं फिनिश गुड्स रख सकूं। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाता। मेरी प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गई, पर यूनिट कास्ट तो कम आ गई, लेकिन जो रेंट वगैरह मैं दूंगा एक्स्ट्रा स्पेस पे जो कि मैं फिनिश गुड्स के लिए ले रहा हूँ, मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, तो मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने में नाकाम हो जाता हूँ। तो आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाना होता है कि क्या मेरे पास इतना एरिया है कि मैं वहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो मेरे आउटपुट है, एक्स्ट्रा जो फिनिश गुड्स है, उनको स्टोर कर सकूँ या नहीं। तो ये पूरी प्लानिंग आप करेंगे, उसके बाद ही आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इज परचेजिंग। याद रखें, परचेजिंग जो है ये टाइमली होनी चाहिए। अगर आप होलसेल मार्केट का विजिट करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि हम आम मार्केट से जो कि कंज्यूमर मार्केट है उससे 2 महीना पहले चल रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जुलाई का महीना चल रहा है, सर्दी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह अक्टूबर में, लेकिन अगर आप होलसेल मार्केट जाते हैं तो वो अगस्त में गर्म कपड़ा बेचना शुरू कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि टाइमली कस्टमर्स को डील किया जा सके। और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो गर्म कपड़ा खरीदते भी इन्हीं दिनों में, अगस्त सितंबर में खरीद के फिर उसको अक्टूबर में बेचना शुरू कर देते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है? कभी कभार प्राइसेस आपको कंपेटेबल मिल जाती है, काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको। जब आप पीक सीजन में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक तो डिफिशियंसी मिलेगी आपको, माल ख़त्म हो गया, स्टॉक ख़त्म हो गया, या आपको प्राइसेस फिर कंपेटेबल नहीं मिलती। तो परचेजिंग बहुत टाइमली करें, बहुत ऐसे टाइम में करें जब मार्केट में उस चीज़ की बल्क में वो चीज़ अवेलेबल हो, तो आपको प्राइस कंपेटिटिव भी मिलेगी, कंपेटेबल भी मिलेगी, और क्वांटिटी भी उतनी मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए। तो परचेजिंग, अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग के पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सिर्फ परचेजिंग का काम करते हैं, अच्छी चीज़ सस्ती चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। या परचेजिंग मैनेजर होता है, वो सिर्फ ये काम करता है। ट्रांसपोर्ट, कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचानी है, मींस प्लेसमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक या होलसेलर्स तक, या रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाना है। अगर आप फोर्ड को जानते हो जो गाड़ी बिजनेस करते हैं, उनका पूरा सिस्टम अपना है। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाना, उनका अपना रेल का सिस्टम है जो कि सिर्फ उनका रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। प्रोडक्ट को फिर जब गाड़ियां तैयार हो जाती हैं उनको अपने रिटेलर्स तक कैसे पहुंचाना, तो ज़्यादातर आउटलेट्स उनकी अपनी है, वो खुद ही बेचते हैं, खुद ही कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। तो वो कस्टमर्स तक चीज़ को कैसे पहुंचाते हैं, वो पूरा सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उनका अपना है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फोर्ड की गाड़ियां कंपेटेबल हैं, प्राइस उनकी बहुत कंपेटिटिव है और गाड़ियों के साथ, प्रॉफिट मार्जिन और गाड़ियों के मुकाबले में इनका ज़्यादा है। क्यों? मिडल पार्टीज ही नहीं है।
वो खुद रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी फैक्ट्री तक, वहाँ पे खुद फिनिश गुड्स बनाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने आउटलेट्स तक और कस्टमर्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। तो जितना प्रॉफिट बीच में मिडिल पार्टीज ले रही होती हैं वो सारा प्रॉफिट फोर्ड कंपनी खुद ही जनरेट करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का आपको क्लियर होना चाहिए कि रॉ मटेरियल में कैसे लाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन तक और फिर फिनिश गुड्स कैसे पहुंचाऊंगा रिटेलर्स या होलसेलर तक, जैसी भी आपकी पॉलिसी है। लास्ट वन इज द मेंटेनेंस। एक दफ़ा प्रॉपर टाइम स्केड्यूल बन गया, डिफरेंट प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कंप्लीशन हो रही है, उसको मेंटेन या कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। उसकी मॉनिटरिंग करना कि मैं जो पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ क्या वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उसकी तमाम मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स या 5 पीस को सही तरीके से फॉलो करते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोडक्शन या योर ऑपरेशंस कैन बी एट द ऑप्टिमल लेवल, बहुत अच्छे लेवल तक ये पहुंच जाएंगे। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक था, सेकेंड क्लास थी ये। इंशाल्लाह फिर अगली वीक में वो डिस्कस करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह।